Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra with Sachin sir. Today we are going to discuss about an important topic transaction management in DVMS. तो चलिए start करते हैं. A transaction can be defined as a group of tasks or logical unit of processing which entail one or more database access operation. मतलब transaction क्या है? ट्रांजैक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी टास्क के एक ग्रुप से या फिर लॉजिकल यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग्स, मतलब बहुत सारी प्रोसेस जब मिलकर कोई एक काम को परफॉर्म करती हैं तो हम उसे ट्रांजैक्शन कह देते हैं. तो इसका एग्जांपल हम बैंक की ट्रांजैक्शन से ले लेते हैं. जैसे हम बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जस्ट लाइक कि हमें कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है किसी एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में, तो हम नॉर्मल टर्म में उसे बोल देते हैं कि ट्रांजैक्शन परफॉर्म करानी है. तो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा कि इफ यू वांट टू ट्रांसफर सम अमाउंट फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी. कोई दो अकाउंट ले लिया हमने, एक अकाउंट ए ले लिया यहाँ पर और एक अकाउंट बी ले लिया. जस्ट सपोज इस अकाउंट में 5000 रुपीज हैं. ए अकाउंट के पास, ए जो अकाउंट होल्डर है उसके पास 5000 रुपीज हैं और बी अकाउंट होल्डर के पास 2500 रुपीज हैं. अब यहां से हमें अकाउंट ए से कोई ट्रांसफर करना है अमाउंट अकाउंट बी में. तो सबसे पहले जब हम भी ट्रांजैक्शन करने के बारे में सोचेंगे तो हमारा सिस्टम कुछ प्रोसेस करेगा. क्या प्रोसेस करेगा? जैसे स्टेप 1 अगर हम कहें तो स्टेप 1 पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम रीड करेगा कि इस अकाउंट ए के पास कितना अमाउंट है. तो हमने कहा R4 रीड अकाउंट ए, कैपिटल ए से दिखा दिया हमने और उसके अंदर जो अमाउंट है वो हमने स्मॉल ए से दिखा दिया. तो उसने स्टेप 1 में रीड कर लिया कि उस अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट है. फिर उसके बाद हमने कहा स्टेप 2. तो स्टेप 2 में उसने कहा कि उसमें जो भी अमाउंट था उसमें से माइनस कर देगा 500. क्यों माइनस कर देगा? क्योंकि उसे 500 ट्रांसफर करने थे अकाउंट बी में. तो उसने a = a माइनस 500 किया. अब यहां फिर से वो करेगा स्टेप 3 और स्टेप 3 में क्या कर देगा? वो राइट कर देगा कि अकाउंट ए के पास अब रिमेन बैलेंस कितना है. तो ए के अंदर जो था वो रिमेन बैलेंस आ चुका है तो उसने उसको कर दिया राइट. तो अब इसके पास कितना अमाउंट हो गया? यहां से 5000 था इसके पास, 500 उसने डिडक्ट कर दिया तो यहां हो गया 4500. यही वैसे ही स्टेप आएगा अब स्टेप 4. स्टेप 4 में क्या करेगा कि ये अमाउंट यहां से डिडक्ट हो चुका तो अब ट्रांसफर होगा दूसरे अकाउंट में. तो अकाउंट बी के पास जाएगा. अकाउंट बी के सबसे पहले क्या करेगा? उसके बैलेंस को रीड करेगा कि उसके पास कितना बैलेंस है. तो R4 रीड बी, कैपिटल बी से हमने दिखा दिया कि बी अकाउंट होल्डर है और स्मॉल बी से हमने दिखा दिया कि उसमें ये पर्टिकुलर अमाउंट है. इसके बाद वो करेगा स्टेप 5. स्टेप 5 पर कहेगा b = b + 500, मतलब b जो अमाउंट था बी अकाउंट होल्डर के पास उसमें प्लस कर दिया उसने 500. और स्टेप 6 पर कर देगा उसको राइट, मतलब W से राइट दिखा दिया b, b. मतलब अब उसके पास कोई अमाउंट जो 500 ऐड होकर उसके अमाउंट में ऐड हो जाएगा और यहां से उसके पास पहले से था 2500 में 500 उसका हो गया प्लस. तो अब इसके पास कितना अमाउंट हुआ? 3000. तो यहां से हमें 500 को ट्रांसफर करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टेप जो थे ये फॉलो करने पड़े. तो हमारे अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एक ही थी. हमने कहा था कि हमें 500 रुपए ट्रांसफर करने हैं अकाउंट ए से अकाउंट बी में, लेकिन कंप्यूटर को इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए कितनी प्रोसेस करनी पड़ी? ये 6 प्रोसेस करनी पड़ी हमारे सिस्टम को. इसीलिए हमने कहा था अ ट्रांजैक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टास्क, कि बहुत सारी टास्क जो होती है उन्हें मिला के क्या बन जाता है कि ट्रांजैक्शन बन जाती है. ऐसे यहाँ पे ये इतने सारे स्टेप मिले और केवल एक ट्रांजैक्शन बनी. क्या ट्रांजैक्शन बनी? कि 500 रुपीज ट्रांसफर हुए अकाउंट ए से अकाउंट बी में. तो यही था हमारा ट्रांजैक्शन. आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन होती क्या है. सेकेंड टर्म में हमने कहा था लॉजिकल यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये सारा कैसे हो रहा है? लॉजिकल ग्रुप में हो रहा है. एक लॉजिक परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. और हमने कहा था डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशन, और ये डेटाबेस कैसे हो सकते हैं? एक से ज्यादा, मोर देन 1 डेटाबेस हो सकते हैं. तो जैसे सपोज ये किसी अनदर बैंक का अकाउंट था, ये किसी अनदर बैंक का अकाउंट था, तो डेटाबेस भी एक से ज्यादा अपडेट हो सकते हैं किसी एक ट्रांजैक्शन पर. तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रांजैक्शन की.
इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कैन चेंज द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट। मतलब कि जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो है वो किसी डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट से किसी दूसरे कंसिस्टेंट डेटाबेस की स्टेट में ले जाती है। मतलब दोनों ही जो डेटाबेस होंगे वो कंसिस्टेंट स्टेट में होंगे अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है। जैसे हमने यहां पे कहा कि ये कोई डेटाबेस था हमारा, ये कंसिस्टेंट स्टेट में था बिगिन ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट हुई थी, और यहां से हमारा डेटा ट्रांसफर हुआ किसी दूसरी जगह पर, जो दूसरा डेटाबेस था वो भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट स्टेट में होगा जब ट्रांजैक्शन फिनिश होगी। तो अभी सिर्फ आप ये बात अपने दिमाग में याद रख लीजिए, जब मैं लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कि सिर्फ ये याद रखना है कि कंसिस्टेंट डेटाबेस ही होगा अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है तब, दोनों लेवल पर, फर्स्ट एंड पर भी और लास्ट एंड पर भी, दोनों जगह पर डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम ट्रांजैक्शन स्टेट। तो ट्रांजैक्शन की कुछ पर्टिकुलर स्टेट होती हैं। कौन कौन सी स्टेट होती हैं? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कराएंगे या हमारा सिस्टम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कराएगा तो उसे कुछ पर्टिकुलर स्टेट से गुजरना पड़ेगा। जैसे जब कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले सिस्टम को क्या होना होता है, एक्टिव होना होता है, एक्टिव स्टेट में पहुंचना होता है। ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले वो पहुंच गया हमारा एक्टिव स्टेट में। जब एक्टिव स्टेट में आया तो वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी तो केवल दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, या तो रीड ऑपरेशन होगा या फिर राइट ऑपरेशन होगा। तो हमने कहा रीड और राइट ऑपरेशन, और जब रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो यहां से दो कंडीशन बनती हैं हमारी एक्टिव स्टेट के बाद, या तो पार्शियली कमिटेड हो जाएगा या फिर वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगी। फेल्ड हो जाएगी मतलब क्या कोई ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में, मतलब जब स्टार्ट होगी तो क्या तभी फेल नहीं हो सकती? फेलियर तो कभी भी आ सकता है। तो वो फेलियर जो थे वो किस टाइप के होंगे? या तो वो सिस्टम फेलियर हो सकते हैं, हार्डवेयर फेलियर, या फिर सॉफ्टवेयर फेलियर। तो किसी वजह से आया वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले हमारी फेल भी हो सकती है। और अगर फेल नहीं हुई है तो क्या होगी? तब वो एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होगी तो हमने उसको कहा कि वो पहले पार्शियली कमिटेड होगी। तो पार्शियली कमिटेड से मतलब है, इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी काम परफॉर्म कराते हो, मतलब कोई, मैं आपसे कहूं कि कोई आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फिल करना है, तब आप उसकी एक रफ कॉपी पहले फिल करते हो। रफ कॉपी से मतलब है कि जो सपोज मैंने आपको कोई फॉर्म भरने के लिए दिया और मैंने कहा कि ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, तब आप पहले क्या करते हो? पहले एक कार्बन कॉपी फिल करते हो उसकी, कि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो भी गई तो आप उसे टीयर करोगे और फेंक दोगे। मतलब ओरिजिनल कॉपी को सेफ रखते हो अपनी, और जब आप उसे रफ कॉपी को एक बार फिल कर लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो काम आपका परफॉर्म हो जाएगा, फिर आप ओरिजिनल कॉपी में उस काम को कर लेते हो। सेम उसी टाइप से जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है तो हम उसे फाइनल डेटाबेस पर एग्जीक्यूट नहीं करते। फाइनल डेटाबेस पर मतलब कि जिस डेटाबेस में हमें काम परफॉर्म कराना था उस पर ना करके पहले एक रफली करते हैं, मतलब पार्शियली कमिटेड पर करते हैं, कि पहले उसकी कार्बन कॉपी पर हम अपनी एक्टिव स्टेट से उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करा लेते हैं। तो ये है तो बिल्कुल कमिटेड की तरह ही, मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी लेकिन पहले कार्बन कॉपी पर होगी। तो यहाँ हमारा ये डेटाबेस जो है वो एक लॉजिकल डेटाबेस होता है जहां हमारी ट्रांजैक्शन हो जाती है कंप्लीट, फुलफिल। और जब ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है 100% कंफर्म कि ये सही टास्क हमारी परफॉर्म हो चुकी है, तो ये यहां भी दो कंडीशन बनती है, या तो यहां पर फेलियर भी हो सकता है या फिर हम उसे परमानेंटली कर देंगे स्टोर। तो अगर फेलियर हुआ, फेलियर फिर से वही, या तो सॉफ्टवेयर फेलियर या फिर हार्डवेयर फेलियर हो सकता है। तो अगर फेलियर हुआ तो फेल्ड पर आ जाएगा, अदरवाइज क्या करेंगे हम उसे, ट्रांजैक्शन तो हमारी हो ही चुकी थी, उस ट्रांजैक्शन को कर देंगे परमानेंटली स्टोर्ड, तो वो हो जाएगी कमिटेड। कमिटेड होने के बाद कर देंगे टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब बाहर आ जाएगा सिस्टम। और अगर फेल हुई थी तो फेल होने पर भी एक कंडीशन बनती है। जैसे क्या कंडीशन बनेगी, इस बात को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने जो भी एग्जांपल लिया था, हमने कहा कि भाई इस अकाउंट से, ए अकाउंट से 500 रुपये ट्रांसफर करने थे बी अकाउंट में। अब हमने कहा कि सर स्टेप 3 पर कोई दिक्कत आ गई, या हमने कहा स्टेप 4 पर कोई प्रॉब्लम आ गई कि स्टेप 4 एग्जीक्यूट नहीं हो पाया।
सिस्टम फेलियर हो गया, जो हम इसकी बात कर रहे थे फेलियर की, तो होगा क्या, अकाउंट ए से माइनस तो हो गया बैलेंस, 500 रुपीज डिडक्ट हो गए इससे, लेकिन वो अब अकाउंट बी के पास नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि स्टेप 4 पर प्रॉब्लम आ गई थी, वहां पर सिस्टम फेलियर हो गया था। तब हम क्या करेंगे, तब हमें कुछ रोल बैक चाहिए। क्या रोल बैक चाहिए कि जो 500 रुपीज यहां से डिडक्ट हुए थे इसके अकाउंट से, वो वापस इसके अकाउंट में ऐड हो जाएं। तो हम क्या करते हैं, उसको फेल्ड होने पर रोल बैक करते हैं। जब भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन फेल होगी तो हमें उसे रोल बैक करने की जरूरत पड़ेगी। रोल बैक करेंगे, अबॉर्ट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कितनी स्टेट से हमारी ट्रांजैक्शन गुजरती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन हमारे पास दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट वन इम्प्लिसिट, सेकंड वन एक्सप्लिसिट। अब ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन बोलती हैं कि इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक, कि जब कोई ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन, जैसे ये ट्रांजैक्शन थी स्टेट चेंज कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट चेंज कर लेंगी। लेकिन एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन कहती है कि वो यूजर डिफाइंड होगी, जब हम चाहेंगे तभी वो चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले बिगिन करेंगे और ट्रांजैक्शन एंड करने पर एंड करेंगे, मतलब ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा। तो ये सिंपल टाइप्स थी, दो टाइप की ट्रांजैक्शन होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन की। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन में ये जो प्रॉपर्टी है इनको एक शॉर्ट नेम दे दिया जाता है, एसिड प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है और अप्रोक्स हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे एसिड प्रॉपर्टी से। एसिड प्रॉपर्टी अपने आप में एक एक्रोबेट है, क्या है, A for atomicity, C for consistency, I for isolation and D for durability। तो ये जो एसिड प्रॉपर्टी है ये अपने आप में एक फुल फॉर्म देती है। जैसे फर्स्ट वन है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी नाम से ही कंफर्म हो रहा है, मतलब कोई एटॉमिक वैल्यू है, यूनिक है कुछ। जैसे क्या बोलती है एटॉमिसिटी, अ ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑपरेशन, कि कोई ट्रांजैक्शन एक सिंगल यूनिट होती है। You either execute it entirely or do not execute it all. There cannot be partial execution, मतलब कोई partial execution यहाँ पर नहीं हो सकता। इस बात को फिर वही एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने एक ही एग्जांपल लिया, इसी से हम इन सबको समझ लेंगे। कि इसने कहा कि हर एक ट्रांजैक्शन कैसी होगी, एटॉमिक होगी, एटॉमिक होगी, और दूसरी बात वहां पर कोई पार्शियल नहीं होगा। मतलब है इस बात का कि ये ट्रांजैक्शन जो है या तो ये सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, 6, या तो ये सारे के सारे स्टेप एग्जीक्यूट होंगे। जैसे हमने कहा था 4 पर एरर आ गई थी तो इसको यहां से हटा देते हैं। तो या तो ये सारे स्टेप एग्जीक्यूट होंगे जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज एक भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 3 स्टेप तो एग्जीक्यूट हो गए, 3 नहीं हुए और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो ट्रांजैक्शन फेलियर होगी या फिर सारे के सारे स्टेप एग्जीक्यूट होंगे, और यही कहती है हमारी एटॉमिसिटी। इसको अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूं तो हम कह देते हैं ऑल और नॉट, मतलब या तो सारे स्टेप फॉलो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज एक भी नहीं होगा। तो यही कहती है हमारी एटॉमिसिटी। तो आई थिंक क्लियर होगा कि एटॉमिसिटी मतलब या तो सारे स्टेप हमारे एग्जीक्यूट हो या फिर एक भी स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड वन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को अभी हम होल्ड करते हैं, भले ये हमारा सीक्वेंस में आ रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी समझने से पहले हमें आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी समझनी पड़ेगी। तो पहले हम आइसोलेशन की बात करते हैं। आइसोलेशन मतलब एंश्योर दैट करंट अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, और इसके बाद डेटा लॉकिंग स्ट्रेटजी एंश्योर दैट द डिजायर्ड डेटा इज मॉडिफाइड। मतलब जो अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस थी वो एक दूसरे के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेंगी। मतलब ये जो सारी ट्रांजैक्शन हैं ये एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को नहीं रखेंगी, ये अपने आप में यूनिक हैं और अपनी अपनी टास्क को सेपरेटली परफॉर्म करेंगी। मतलब अगर मैं कहूं स्टेप 1 जो था वो अपने आप में यूनिक है, वो किसी दूसरी टास्क पर डिपेंडेंट नहीं है। सेम वैसे ही स्टेप 2 अपने आप में यूनिक रहेगा, 3 अपने आप में यूनिक रहेगा। तो ये सब अपने आप में एक प्रोसेस बन जाती हैं, ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगी। और ये जो डेटा अपडेट हो रहा है, अब आप कहेंगे कि सर अगर ये इंटरफेयर नहीं करेंगी तो जैसे यहां से अमाउंट मिला इसको
कोई भी अमाउंट ए से 500 डिडक्ट होने के बाद इसको मिला, इसने इसको दिया, इसका मतलब कि थर्ड जो स्टेप है वो स्टेप 2 पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंडेंट हमें लग तो रहा है, लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है इसके लिए हमारे पास कुछ डेटा लॉकिंग स्ट्रेटेजी होती हैं। कंकरेंसी कंट्रोल एक आप टॉपिक पढ़ेंगे, ये वहां से आपको पता लगेगा। तो ये जो चीज है वो डेटा लॉकिंग टेक्निक करती हैं, मतलब कि इसकी टेक्निक अलग है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब ये जो प्रोसेस हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती, सेपरेटली और यूनिकली अपना काम परफॉर्म कराती हैं। नेक्स्ट वन, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है इट गारंटी दैट अ सिस्टम फेलियर विल नॉट अफेक्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन और ऑल अपडेट डन बाय अ ट्रांजैक्शन मस्ट बिकम परमानेंट। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई थी अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, जैसे हमने कहा था यहां से कमिटेड, तो वो क्या होंगी, परमानेंटली स्टोर्ड हो जाएंगी। जैसे हमने यहां पर भी कहा था परमानेंट स्टोरेज, कि पहले पार्शियल होगा और पार्शियल अगर हो गया है तो उसे परमानेंट स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो काम है उसको परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड कराने का, ये किसका है, ड्यूरेबिलिटी का है। ड्यूरेबिलिटी इस बात की गारंटी देती है कि जो आपका डेटा था, अगर सिस्टम फेलियर हुआ है कमिटेड के बाद तब भी ट्रांजैक्शन का, कमिटेड से पहले फेलियर हुआ है तब भी, मतलब डेटा को सिक्योर करने की जो गारंटी प्रोवाइड करा रहा है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है आपको, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये बात थी हमारी एटोमिसिटी। मतलब एटोमिसिटी कहती है कि सिंगल ऑपरेशन है, या तो सारी प्रोसेस होंगी या फिर एक भी नहीं होगी। आइसोलेशन कहता है हर प्रोसेस अपने आप में यूनिक है, और ड्यूरेबिलिटी गारंटी देती है कि हमारी ट्रांजैक्शन कमिटेड रहेगी, डेटा हमारा सेफ रहेगा। अब फाइनली हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी कहती है वंस द ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड इट शुड मूव फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट। तो हम लास्ट में अब सबसे पहले पे आ गए हैं, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पहुंच गए। जो ये हमारी लाइन थी, हमने कहा था अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कैन चेंज द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट है, और सारी बात का इस जो पूरा टॉपिक है इसका डिस्कशन भी यहीं आकर एंड हो जाता है, कंसिस्टेंट स्टेट। तो कंसिस्टेंट स्टेट का जो मीनिंग है बड़ा आसान सा है, ये बात समझ लेंगे हम इसी एग्जांपल से। कैसे, इस अकाउंट के पास कितने रुपीस थे, 5000 रुपीस थे। 5000 में से यहां पहले कर लेते हैं, इसके पास 5000 रुपीस थे और इस अकाउंट के पास थे 2500 और इसके पास थे हमारे 2500। अब अगर मैं दोनों के टोटल की बात करूं स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन से पहले, है ना, इसको लिख देते हैं बिफोर ट्रांजैक्शन, बिफोर ट्रांजैक्शन। तो बिफोर ट्रांजैक्शन इन दोनों के पास जो टोटल अमाउंट था, इसके पास 5000, इसके पास 2500, ओवरऑल कितना हुआ 7500, मतलब 7500 रुपीस था ट्रांजैक्शन से पहले इनके पास। अब जरा ट्रांजैक्शन के बाद देख लेते हैं। तो हमने कहा आफ्टर ट्रांजैक्शन, आफ्टर ट्रांजैक्शन कितना अमाउंट है इनके पास, इसके पास कितना बचा, 5000 था, 500 डिडक्ट हुआ तो इसके पास कितना बचा, यहां से इसके पास बचा 4500। यहां पर इसके पास 4500, इसके पास कितना था 2500 था, 500 इसके पास आया तो अब इसके पास कितना हो गया, यहां से इसके पास हो गया 3000। तो ट्रांजैक्शन के बाद अब दोनों का अमाउंट जोड़ लेते हैं। इसके पास कितना बचा था, इसके पास बचा था 4500 और इसके पास बचा था 3000। दोनों के पास कितना हुआ, दोनों के पास हो गया 7500। मतलब सीधी सीधी बात ये हुई कि ट्रांजैक्शन से पहले दोनों का अमाउंट कितना था 7500, ट्रांजैक्शन के बाद दोनों का अमाउंट कितना है 7500। यही कंसिस्टेंसी थी। मतलब ये जो स्टेट थी ये उसी स्टेट में रहेंगे जो ट्रांजैक्शन से पहले था। तो इन दोनों के पास वही था। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो गई और यहाँ नहीं हुई तो इसके पास बैलेंस कुछ और होता और इसके पास अलग होता। जैसे हम ये कह दें कि यहाँ से तो कट गया बैलेंस लेकिन इसमें ऐड नहीं हुआ, तो इसके पास होता 4500, इसके पास होता वही का वही 2500, मतलब इसके पास ऐड नहीं होता। तो दोनों कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं रहते। तो ये जो चीज थी
इसी को कहा जाता है कंसिस्टेंट स्टेट। मतलब कि डेटाबेस जो था वो पहले मतलब स्टार्ट होने पर भी कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा और स्टार्ट होने के बाद भी कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा, दोनों का जो एडिशन था वो सेम रहेगा। तो ये थी हमारी कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऑटोमेसिटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी ये तीनों काम अपने आप परफॉर्म होते हैं तो जो हमारा डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि मेन काम किसका है, काम तो इन्हीं का है ना। तो परफॉर्मेंस किसकी है, एटॉमिसिटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अगर ये तीनों अपना काम सही करते हैं तो डेटाबेस ऑटोमेटिकली बिकम कंसिस्टेंट। ओके, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लेंगे हम कंकरेंसी कंट्रोल। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, तैयारी करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।